जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत समसामयिक की विविध, है ना। स्पीडी हमारा माध्यम है, स्पीडी से पढ़ने वाले हैं। स्पीडी बहुत ही फेमस एक बुक है, मैगजीन है करंट अफेयर की, तो उसी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। भारत में 23-24 के मध्य में जो भी एक्टिविटी हुई है ना, जैसे संसद भवन का निर्माण हुआ है, चंद्रयान मिशन है, भारत मंडपम है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सभी एक्टिविटी के बारे में जो फैक्चुअल पार्ट है उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जून में आपका MPPSC प्री है, तो उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है और नोट भी बनाते चलना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर हमारे भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उससे क्वेश्चन आना तय है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। पूरा आपका फैक्चुअल पार्ट है, उसको आपको समझना है, याद करना है। देखो, जो हमारा राम मंदिर है उसका जो शिलान्यास है वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 अगस्त 2020 को, है ना। मंदिर का जो काम की शुरुआत है वो हुई थी 5 अगस्त 2020 में हुई थी। तो आपको सन भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि शुरुआत कब हुई है और पूरा काम। ठीक, अब जो इसका अभी जो भव्य कार्यक्रम हुआ था उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। वो कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 2024 को ये कार्यक्रम हुआ था। पूरे भारत से बहुत ही बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी यहाँ पे। अब देखें, अयोध्या के जो राम मंदिर है इसका जो निर्माण है वो कौन सी शैली में हुआ है? तो भैया ये नागर शैली में हुआ है ना, नागर शैली में हुआ है। एक क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे देखें, अब जो मंदिर है इसका डिजाइन किसने किया है? इसका डिजाइन जो है वो है आपके चंद्रकांत सोमपुरा ने इसका डिजाइन किया, इसके वास्तुकार है। ठीक है, आगे देखें, अब जो निर्माण है कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो भैया टाटा और लर्सन एंड टर्बो ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, कितनी लागत इसमें आई है? तो भैया 1800 करोड़ की लागत इसमें आई है और इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 161 फीट है। ठीक है, तो कितनी लागत आई है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अपने इससे पहले। और रामलला का जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई है 51 इंच। ठीक है, 51 इंच इसकी मूर्ति है। किसने बनाया है? तो भी देखो, अरुण योगीराज ने इस मंदिर का निर्माण किया है, सॉरी इस मूर्ति का निर्माण किया। तो मंदिर का निर्माण किसने किया है और मूर्ति का निर्माण किसने किया है ये आपको मालूम पड़ गया। राम मंदिर में 5 मंडप है और 392 इसमें खंबे तथा 3 मंजिलें इसमें बनी हुई हैं। अभी मतलब काम चालू है, अभी सब पूरा ऊपर का बाकी है, बाकी काम की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आगे देखें। ठीक, तो राम मंदिर में जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उसको हमने पढ़ लिया है। आगे देखें, अगला है भारत मंडपम। देखें, जो आपका भारत मंडपम है ये दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में इसकी लोकेशन है और भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडप की अवधारणा से प्रेरित है, इंस्पायर है ना। तो भगवान बसवेश्वर का संबंध इससे है। और ये जो है इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? तो भी 26 जुलाई 2023 को PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। इसके वास्तुकार कौन है ना, इसके जो वास्तुकार है उसके आर्किटेक्ट है वो कौन है? संजय सिंह और साइमन NAF, जो कि स्पेनिश है। ये इसके वास्तुकार है, इसके आर्किटेक्ट है। क्लियर है बात? आगे देखें, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण जो है वो शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके उच्चतम स्तर पर 7000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी जो कैपेसिटी है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी है वो है 7000। क्लियर है? आगे देखें। अब देखो, इसके मंदिर के जो आपका भारत मंडपम है इसके सामने ही नटराज की प्रतिमा है और ये जैसे कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है? तो भारत में दिल्ली में है, मंडपम के सामने। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 27 फुट ऊंची है और 18 टन वजनी। तो किसने इसका निर्माण किया है? स्वामी मलाई के राधा कृष्ण सतपति ने इसका निर्माण किया है। दिल्ली में स्थित है भारत मंडपम के सामने। विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है। बहुत अच्छा फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे देखें, भारत का नया संसद भवन है, उसके बारे में जो फैक्चुअल पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया? तो भी 28 मई 2023 को इसका जो है उद्घाटन किया गया। ये आपको क्लियर है? आगे देखें। अब देखिए, कब किया गया, किसकी जयंती पे किया गया? तो भी विनायक
दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया, इस अवसर पर किया गया। ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी जयंती, अरे कौन से नंबर की जयंती, तो 140th जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया, 28 मई डेट है। चलिए ये हो गया आपका। आगे देखें, जो नया भवन है ये बेसिकली सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा जो आपकी परियोजना इसको पढ़ेंगे बाद में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा जो नया संसद भवन है वो कौन सी योजना का हिस्सा है, तो ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का ये हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने, है ना, 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। अब देखो जो नया संसद भवन बना है इसमें कितनी लागत आई है, तो 971 करोड़ की लागत से बना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। भवन का डिजाइन किसने किया है, तो भैया HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने इसका पूरा डिजाइन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, तो भी ये 1272 1272 इसमें आसानी से लोग बैठ पाएंगे। ठीक, तो आपका संयुक्त अधिवेशन सत्र होता है, उसमें 1272 1272 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। ये आपको ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई संयुक्त सत्र में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 है ना 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भी संयुक्त अधिवेशन में और लोकसभा में और राज्यसभा में कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो भी विमल पटेल, उसका आर्किटेक्ट है वो है विमल पटेल। ठीक, किसका निर्माण किसने किया है, कौन किसके वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनने की संभावना ऐसे होती है। आगे देखें, अगला है भारत के प्रमुख रामसर साइट्स 2023-24 में जो अपडेट हुई है उनको पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट्स हैं, है ना, वेटलैंड्स हैं, और उनमें से जो 5 हैं वो जनवरी 24 में ऐड हुई है, यानी जनवरी 24 के पहले भारत में 75 रामसर साइट थी, वेटलैंड्स थी, और इसके बाद में जनवरी में 5 ऐड होने के बाद में वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब वो 5 कौन सी उनको पढ़ेंगे बाद में। देखिए जो रामसर है ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की पहचान करता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स है, उनकी पहचान करता है, और विशेष रूप से ऐसी आर्द्र भूमि जो जल पक्षी आवास प्रदान करती हैं, तो उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उनका संरक्षण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हमारे भारत में कौन कौन सी है, कहाँ पर है, उसको पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं कि भाई हमारे भारत में जो वेटलैंड्स है इसका संबंध किस राज्य से है, कहाँ पर है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। और बाद में जनवरी 24 में इसमें 5 जो है साइट्स ऐड हुई हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग कि भी कौन कौन सी है। चलिए सबसे पहला आपके सामने है मगधी कैरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका कर्नाटक में ये 80वां है ना, ये 80th है, ये 24 में ऐड हुई है 80th। ठीक, तो कौन सी है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, जो कर्नाटक में है। चलिए इसके बाद है आपका, है ना, लॉन्ग वुड शोला रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु में, 16 है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम तमिलनाडु में है। इसके बाद है करावेटी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। इसके बाद है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। इसके बाद में अद्यनाशिनी एश्वरी, ये कर्नाटक में है। इसके बाद देखिए आपका शालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, ये आपका JNK में है। इसके बाद है हाईगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, ये भी आपका JNK में है। इसके बाद है ठाणे क्रिक महाराष्ट्र में है। कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद में वडुवर पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद सुचेंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, फिर आपका है चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद में जो आपका यशवंत सागर, ये MP में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, MP में ये आपका यशवंत सागर है। ठीक, इसके बाद में अंशुमा झील, ये आपका उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय, ये भी आपका उड़ीसा में है, पता होगा आपको। इसके बाद में आपका तंपारा झील, ये भी आपका उड़ीसा में है। ठीक, इसके बाद देखें आपका रंगनाथित्तु, ये आपका कर्नाटक में है। नंदा लेक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोवा में है, नंदा लेक गोवा में है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखें सतकोशिया गॉर्ज, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक, तो उड़ीसा में कौन से है, गोवा में कौन सा, आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, इसमें देखें आप जरा, इसमें बेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स है, तमिलनाडु में है। इसके बाद वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, यह आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद में वेंदा
थांगल पक्षी अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद में उदय मातंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। उसके बाद में कुंथान कुलम पक्षी अभयारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है। अब देखो सिरपुर तालाब ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो 2 गए एमपी में, यशवंत और ये। इसके बाद पाला आर्द्रभूमि ये आपका मिजोरम में है। सांख्य सागर झील 53वां है ये आपका शिवपुरी में है, मध्य प्रदेश में, है ना। तो आपका देखो जो शिवपुरी है मध्य प्रदेश में कौन से नंबर का है, ये 53rd है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से नंबर का है ये। इसके बाद पिचवरम मैंग्रोव जो आपका है ये 52वां है, ये आपका पिचवरम तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके बाद में करीकिली पक्षी अभयारण्य आपका कांचीपुरम तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए आप जो आपका बखिरा वन्य जीव अभयारण्य आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में यूपी में है। इसके बाद में जो आपका खिजड़िया पक्षी अभयारण्य है ये आपका जामनगर गुजरात में है। इसके बाद हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य आपका झज्जर हरियाणा में है। ठीक, तो सबसे ज्यादा 16 जो है आपके तमिलनाडु में है। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 80 है, 80 है। ठीक, अब जो 5 ऐड हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखो जो 5 ऐड हुई हैं वो आपके सामने है। अभी 24 जनवरी में 5 ऐड हुई हैं वो आपके सामने है। सबसे पहली है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह भी कहाँ पे है, ये आपकी कर्नाटक में है। अगला है अगनाशिनी मोहाना, ये कर्नाटक में है ना। अगला है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। उसके बाद में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है। और उसके बाद में लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 है ना, जो हमने पढ़ ली उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 5 ऐड हुई हैं। लॉन्गवुड शोला रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में, 2 तमिलनाडु में है, 3 आपकी कर्नाटक में है। चलिए अब बात करते हैं, अगला आपका फैक्ट है मिशन चंद्रयान 3। बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा। इसमें कई सारे फैक्ट है। ये कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो भैया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था, है ना। उस समय इसका हेड कौन था, एस सोमनाथ इसके हेड थे। बात इसरो की हो रही है। ठीक है, अब देखो किसके द्वारा, किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो भैया LV M3M4 रॉकेट, ध्यान रहेगा। इसके बाद में कब पहुंचा ये, तो भैया 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। ठीक, तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, तो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंच गया। और ऐसा करने वाला भारत विश्व में पहला देश बन गया, है ना, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला। ये क्लियर है। इसमें 3 मॉड्यूल थे, 3 इसके पार्ट थे। सबसे पहला था प्रोपल्शन मॉड्यूल जो उसको ऊपर ले गया। उसके बाद में लैंडर मॉड्यूल जो चंद्रमा पर उतरा था। और अंत में था आपका रोवर जो लैंडर से बाहर आया आपके जो चंद्रमा की लेयर पर चलने के लिए। जो आपका लैंडर है उसका नाम था विक्रम, जो आपका रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक, मतलब जो लैंडर वहां पर लैंड हुआ उसका नाम था विक्रम, रोवर जो उससे बाहर आया उसका नाम था प्रज्ञान। अब जो आपको चंद्रयान 2 है उसको 22 जुलाई 2019 को K7 की अध्यक्षता में, मतलब उस समय K7 इसमें हेड थे, के अध्यक्षता में इसको इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रयान 2 के समय कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, तो आपका GSLV Mark 3 उस समय रॉकेट यूज किया था। और उस समय हेड कौन थे, तो भैया K7 इसके हेड थे। क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट है, भारत में 2023-24 के मध्य में कुछ प्रमुख स्टैच्यू स्थापित हुए हैं, है ना, कुछ मूर्ति स्थापित हुई है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आपके स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ वननेस, यानी एकात्मा की प्रतिमा। ठीक है, ये किसकी है, ये बेसिकली आदि शंकराचार्य की है। ये आपके सामने देखे इनकी प्रतिमा है। अब देखे तो कहां पर है ये, तो खंडवा, MP में खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे इसको स्थापित किया गया है। और कौन सा पर्वत है, तो भैया मानधाता पर्वत पर स्थित ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ वननेस। इसकी है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, फोटो आपके सामने। क्लियर है। अब देखें अगला देखें, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, है ना, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की है, यानी समानता की मूर्ति। ये कहां पर है, देखिए जरा उसको, ये देखें बहुत काम का फैक्ट है। ये बेसिकली हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित है। 216 फीट यानी कि 65 मीटर ऊंची है ये, 65.5 मीटर। और किसकी है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये बेसिकली संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, तो किसकी प्रतिमा है, कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइट काम का नहीं है, लेकिन जो प्रतिमा कहां पर है इसकी लोकेशन ध्यान रखना है और किसकी प्रतिमा है ये आपको ध्यान रखना है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति।
ये बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये बैठी हुई मुद्रा में है ना, ठीक। तो कहाँ पर है और किसकी लोकेशन कहाँ पर है, किसकी, ये हमने पढ़ लिया। आगे देखें, अब नेक्स्ट प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। इसको 70 फुट ऊंची है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ये किसकी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। क्लियर है। आगे देखें, अब नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु यानी कर्नाटक में स्थित है। ये बेसिकली 108 फीट ऊंची प्रतिमा है ना। ये किसकी है, तो भी श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। और इस प्रतिमा की मूर्तिकार जो है राम वी सुतार है, ठीक। तो राम वी सुतार ने इस प्रतिमा का निर्माण किया है, इसको डिजाइन किया है। बात क्लियर है, फोटो आपके सामने है, ठीक, केम्पेगौड़ा जी। आगे देखें, अगला आपका है स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की मूर्ति। देखें, अब देखो इसका जो स्थापना है वो कहां पर हुआ है, राजस्थान के पाली में, है ना। राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज की प्रतिमा है, इनकी मूर्ति है, ठीक है। आगे देखें, श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा जो है 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में किया है। अगर देखें आप, नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा होती है। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है ना। गुजरात में आपका जो बड़ौदा उसके पास पड़ता है। ये देखिए, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर यानी कि 597 फीट, है ना, 597 फीट या 182 मीटर इसकी हाइट है। और कहां पर है, केवड़िया नदी कौन सी है, नर्मदा नदी, ठीक। ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसकी प्रतिमा, या पता है आपको। आगे देखें, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है भैया, सबसे ऊंची प्रतिमा, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। इसका निर्माण L&T कंपनी द्वारा किया गया है, जो आपके L&T है, लर्सन एंड टर्बो के द्वारा किया गया है। इस मूर्ति के शिल्पकार हैं राम वी सुतार, बहुत ही फेमस है ये। तो राम वी सुतार ने इसका निर्माण किया है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, जो आपका अगला है वंदे भारत ट्रेन, है ना। ट्रेन 18 इसका नाम था, पहले नाम इसका चेंज कर दिया, आप कर दिया है वंदे भारत ट्रेन। क्वेश्चन ये भी आता है। अब देखिए, जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत कब हुई, तो उसकी जो फर्स्ट ट्रेन है, तो उसकी पहली ट्रेन है, ये बेसिकली 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के लिए इसको चलाया गया था सबसे पहले, ठीक, दिल्ली से वाराणसी। दूसरी ट्रेन जो है वो 3 अक्टूबर 19 में दिल्ली से कटरा के लिए इसको चलाया गया था। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर यह है सुरेखा यादव, है ना। वंदे भारत जो है सबसे पहली जो महिला है उसका नाम है सुरेखा यादव ड्राइवर। वंदे भारत का निर्माण किसने किया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण हो रहा है। वंदे भारत का जो ओल्ड नेम है वो है आपका ट्रेन 18, इसका जो नाम था पहले वो था ट्रेन 18। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम है बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में इसको चलाया गया था, ठीक है। जो आपका जो उसका रूट था वो था आपका बेंगलुरु और चेन्नई के मध्य में। अगला है देखो भारत की किसान रेल, जो आपकी पहली किसान रेल है, इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र से देवताली से बिहार के दानापुर तक इसका शुरुआत हुआ था किसान रेल पहली। दक्षिण भारत की पहली जो आपकी किसान रेल है, देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत जो है वो 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक इसके बीच में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया है, ठीक। तो हमारे भारत में जो समसमा की घटना हुई है उसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो भी टॉपिक आप पे काम का उसको पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।